नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ए सॉलिड सिलेंडर वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। भैया ना 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि भाई हमारे पास एक किस तरीके का सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब होता है कि पूरा भरा हुआ है ना। पूरा लकड़ी का, मान लो कि पूरे लकड़ी का इस तरीके का कोई सिलेंडर है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, दो हेमिस्फेयर निकाल रहे हैं। इस तरीके से हेमिस्फेयर निकाल रहे हैं। तो देखो भाई, जब दो हेमिस्फेयर हम इसमें से निकाल लेंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा ना, कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो सर्कल है और यहाँ पर ये जो सर्कल था पूरा, जिसको आप टच कर सकते थे, बेसिकली जो नीचे का सर्कल और ऊपर का सर्कल था जिसको आप टच कर सकते थे, ये पूरा हिस्सा ऐसे कैसे निकल के आपका बाहर निकल गया। ये हिस्सा बाहर निकल गया। तो अभी आपके पास जो डायग्राम दिखेगा वो कैसा दिखेगा, जो ये आपको रेड कलर से दिख रहा है। तो इसका जो सी एस है, कंप्लीट सरफेस एरिया है। कंप्लीट सरफेस एरिया क्या होगा, देखो भाई, सॉरी, टी एस है जो टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा। एक तो जो ये वाला आपका है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, वो तो सेम ही रहेगा। कर्व सरफेस एरिया तो भी आपका क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो वो तो आपका सेम ही रहेगा। साथ में इसमें ऐड क्या होगा, इसमें ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा इधर से, और इधर से ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या है भाई, ये वाला है आपका एक जो हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ये। क्योंकि हेमिस्फेयर का कंप्लीट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में तो क्या आ जाता है इसका, ये ऊपर वाला हिस्सा भी आ जाता है। लेकिन अभी हमें पता है कि इसका ऊपर वाला हिस्सा तो जो हमने ये बोल टाइप का निकाला ना, इसके साथ निकल गया। तो बेसिकली ये वाला हिस्सा बच रहा है हमारे पास। ये वाला हिस्सा क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं। जब आप इसमें से बोल निकाल दोगे तो ये वाला हिस्सा, इसको आप टच कर सकते हो। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसका एरिया कितना होता है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर। इन द सेम में यहाँ पे भी इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा, वो क्या बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से हमारे पास आर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये जब हम यहाँ पे रखेंगे, हमें जो भी आंसर दे रखे हैं किस में दे रखे हैं, पाई में। तो हम पाई को ऐसे कैसे रख लेंगे, 2 इंटू आर की जगह हम रखेंगे 3.5, एच की जगह हम रखेंगे 20। तो 35 दूना 70, 7 दूना 40, तो 140 तो हमारा ये हो गया। प्लस 140 पाई, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 2 आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना। 2 + 2 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर मतलब यहाँ से इसको ले आऊंगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा भाई, 49 पाई, 49 पाई बन जाएगा ये। तो 140 और 49 हमारे पास कितना आ गया, 189 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से ए आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक और चीज बता दूं, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। अगर हमारे पास ये आंसर हमें पाई में नहीं देके बोल देता कि पूरी कंप्लीट वैल्यू निकाल रहा होता, तो देखो मैंने आपको किसी एक प्रैक्टिस सेट में एक चीज बताई थी कि जब हमारी रेडियस 7 होती है तो जो एरिया होता है वो कितना होता है, 154। और जो हमारा 2 पाई आर एच, मतलब जो सॉरी 2 पाई आर हमारे जो पैरामीटर होता है सर्कल का, वो कितना होता है दोस्त, 44। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 2 पाई आर एच निकालते तो हमें पता है 2 पाई आर की वैल्यू कितनी होगी, 44/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितनी है, आधी, और एच हमारी कितनी है, 20। इन द सेम में 4 पाई आर स्क्वायर, हमें पता है पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 154/4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आधी है। तो रेडियस आधी है तो इस एरिया को हम क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे और ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सीधा सीधा इस तरीके से निकल जाता, अगर ये आंसर पाई में नहीं दे रखा होता। तो यहाँ पे लेकिन क्या था, पाई में, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से सोल्व किया है। ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ पे मैंने जो समझाने की आपको कोशिश की वो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो भाई, ये जितने भी 3D वाले क्वेश्चंस है ना, इनको ट्राई किया करो कि आप माइंड में एक इमेज फॉर्म करो इनकी, कि किस तरीके से इसकी इमेज बन रही होगी। और उस तरीके से आप ट्राई किया करो कि भाई वो माइंड में बना के फिर सोचो कि इसको मैं कैसे सोल्व करूँ। ठीक है। अगर आपके वैसे समझ में नहीं आता चीज़ें तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके उसकी इमेज देख सकते हो कि ये वाला कैसे बनेगा। अभी तो इतने सारे एआई है, आप उनका भी अपने स्टडी में यूज कर सकते हो। आप एक उस एआई के ऊपर डाल दो कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन की जो डायग्राम बनेगा, जो इमेज बनेगी, वो मेरे को बता दो, तो वो आपको बता देगा कि इसकी इमेज कैसी बननी चाहिए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है,
tan क्यूब थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोस थीटा है। और उसमें जब हम इसका भाग देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। अब इसको करने के दो तरीके हैं दोस्त। पहला तो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे थीटा बराबर क्या रख दें, 45 डिग्री तो रख नहीं सकते क्योंकि ये सब प्लस कर जाएंगे 45 डिग्री पे। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री रख लें या थीटा बराबर 60 डिग्री रख लें, या फिर हम इसको जो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट होता है हमारा 3 4 5 उससे कर लें। लेकिन मैं जब इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो मेरे को पता है कि जब मैं इनमें से कुछ भी वैल्यू रखूंगा ना तो कैलकुलेटिव होगा। तो उससे बेहतर क्या करेंगे हम, इससे बेहतर हम करेंगे कि हम इसको क्या करते हैं, सीधा जो दे रखा है उसी को सोल्व करते हैं क्योंकि वो उतना मुश्किल दिख नहीं रहा है मेरे को। भाई टेन क्यूब थीटा को मैं क्या लिखूंगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा, और मेरा साथ में यहाँ पे सेक क्यूब थीटा, तो सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में है कोट क्यूब थीटा। कोट क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है भाई, कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और मेरा यहाँ पे भाई कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हम पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। कोस और सीक तो ये कट जाएंगे, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस इन द सेम इज साइन क्यूब थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बनेगा, कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि भाई ये तो आपको पता है ना कि कोस और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 4 प्लस कोस 4 अपॉन साइन कोस। अब देखो ये वाली जो चीज है ना दोस्त, ये वाली चीज है मेरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे क्यों है भाई, ये क्या है बेसिकली, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। मेरे को पता है ये कितना है, 1 है, तो इसको मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने इसको ये वाली चीज लिख दी, और मेरा जो नीचे है वो मेरा कोस और साइन चल रहा है। तो जब, और साथ में देखो ये वाला मेरा है प्लस 2 साइन कोस, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा भाई, ये तो मेरा बन जाएगा कोस सेक का क्या बन जाएगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और माइनस 2 में एक सेक कट जाएगा, ये तो ये क्या बनेगा मेरा सेक कोसेक, 2 सेक कोसेक, और प्लस 2 सेक कोसेक यहाँ पे है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे एक दूसरे, सॉरी 2 कोसाइन बनेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, मेरा यहाँ पे सेक और कोसेक आएगा कुल मिला के। मतलब इस पूरे का जो रिजल्ट है मेरे पास वो क्या आया, इस पूरे का मेरे पास रिजल्ट आया सेक और कोसेक, सेक और कोसेक। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इस पे। अब देखो जो मैं इस वाली टर्म को सोल्व करूंगा तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो हमारा होता है वो होता है कोसेक, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, तो मेरा बेसिकली ये क्या बनेगा, मेरा बेसिकली बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। अब यहाँ पे देखो भाई मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बहुत काम की, कि ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये आपको कहीं ना कहीं बीच में पिच करता मिल जाएगा हर किसी क्वेश्चन में। मतलब आप जब ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये वाली चीज कहीं ना कहीं आ जाती है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो भाई, ये वाली चीज है ये किसके बराबर होती है, ये होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा की, इसके बराबर होती है ये क्यों होती है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्यों होती है। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, और नीचे मेरा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है भाई हमारा, ये हमारा हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, तो बेसिकली ये जब भी आपके आए तो आप इसको सीधा ये लिखो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएगा आपको। तो आपको अगर इसका डायरेक्ट एंड रिजल्ट पता है तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ये सारी स्टेप्स बच जाएगी। ठीक है दोस्त, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया भाई सीधा सीधा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। और मैं जब देखो ये हमारा कोसेक है और सेक है, कोसेक सेक बटे में मेरा जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा बेसिकली क्या बनेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा सेक थीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा सेक थीटा क्या होता है दोस्त, साइन थीटा कोस थीटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। देखो इस क्वेश्चन को मैंने समझाने के लिए इसलिए टाइम दिया है क्योंकि आपको समझा रहा हूं मैं, ये वाली चीज है, आपको एग्जाम हॉल में ये देखते ही सीधे आपको पता है कि ये वाली चीज के बराबर होती है।
ठीक है। और ये वाली चीज आपको अगर पता है कि सीधी इस चीज के बराबर होती है तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम कम हो सकता है। अगर आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू रखोगे ना तो कैलकुलेटिव बनेगा और आपकी गलतियां होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप क्या करो, जो बेसिक है इसकी, अगर आपके बेसिक में थोड़ी सी स्पीड अच्छी है ना तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। बहुत मतलब आप समझ लो 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने मैक्सिमम मान के बताया आपको। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, थ्री पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड देयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपए 40,000, 38,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 months एक्स एंड जेड मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 20,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली, while y withdrew रुपए 8,000। फाइंड द शेयर ऑफ y इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपए 38,880 अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो भाई, पार्टनरशिप का बहुत फेमस और बहुत रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, जो जनरल आपके किसी ना किसी हर किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, आपकी कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको देखते ही सबसे पहले एक चीज पे क्लिक करना है कि क्या क्या चीजें हैं जो सब में कॉमन है और जो कट सकती हैं। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को दिखा कि सबकी 3-3 जीरो हैं जो मैं काट सकता हूँ। काट दी दोस्त मैंने। ये आपको यहीं पे काट देनी है, मतलब क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे खत्म कर देना। इसके बाद की हम प्रोसेस आगे स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया है कि एक्स ने कितने, 3 दोस्त हो गए भाई हमारे, एक्स वाई जेड। एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया 40, वाई ने कितना इन्वेस्ट किया 38, जेड ने कितना किया 30। अब देखो 6-6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो आप इनको गुणा मत करो, क्योंकि आपको पता है 6 महीने के लिए ये कर रहे हैं और फिर इसके बाद में जो इनमें एडिशन सब्सट्रैक्शन जो हुआ है वो 6 महीने के लिए हुआ है। तो आप जो भी करोगे यहाँ पे प्लस माइनस कर देना जैसे भी क्वेश्चन की सहूलियत को अकॉर्डिंग। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे 6 लिखो, क्योंकि वो तो वैसे भी कट जाना है, तो चीजें माइंड में कुछ चीजें रखना आपका जरूरी है। अब देखो दोस्त, 6 महीने के बाद क्या हुआ, एक्स ने 20,000 रुपये निकाल लिए। अगर 20,000 रुपये निकाल लेगा एक्स, नहीं, एक्स ने 20,000 रुपये और जोड़े तो 40 में 20 और जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 60। वाई ने क्या किया 8,000 रुपये निकाल लिया। अगर वाई 8,000 निकाल लेगा तो कितना बचेगा 38। और जेड ने क्या किया 15 रुपये और इन्वेस्ट किया तो इसका कितना हो जाएगा 45। तो ये बेसिकली इन तीनों का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 100, 30-30 60 और 68, 45 और 30 75, ये तीनों का इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये इनका प्रॉफिट का रेशियो हो गया। प्रॉफिट कितना है भाई 38,880। तीनों का अगर जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा कितना आएगा, 5-5 10 और 3 13, 7-7 14 और 243 आ गया। 243 की वैल्यू में कितनी दे रखी 38,880 हमें निकालना है। वाई वाई मतलब 68 हमें निकालना है। देखो 68 हमें निकालना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 68 का मतलब कितना हुआ, ये आ गया आपका 17 चौको 68, 17 का मल्टीपल होना चाहिए। हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 17 का मल्टीपल है। ये वाला तो नहीं है मेरा, 17 चौको 68, 17 पंजे 25, 17 छिक्के 102, एक तो ये वाला ऑप्शन 17 का मल्टीपल है। और देख लेते भाई इसके अलावा और कोई 17 का मल्टीपल है क्या, 102, 7 बचेगा 75, ये वाला भी नहीं है। ये देखते हैं भाई ये वाला है क्या, क्योंकि 4 के मल्टी देखो 17 × 4 है ना, ये 17 × 4 है और लास्ट में जीरो भी आना चाहिए और एक ही जीरो आना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको एलिब्रेट कर देता हूँ, देखो अच्छे से। जो मेरे को पता है कि जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा ना, नीचे हमारा ओड नंबर है, नीचे हमारा ओड नंबर है तो लास्ट में एक जीरो आएगा, लास्ट में एक जीरो आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए भाई। ठीक है, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। ये दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से भी एक ऑप्शन जब मैं देखने जाऊंगा तो मेरे को पता है 5 तो आ ही नहीं सकता दोस्त। क्यों नहीं आ सकता 5, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लास्ट में जीरो है। 5 आने के लिए मेरे पास या तो मैं नीचे 2 का भाग देता, तो नीचे से मैं 2 का भाग भी नहीं दे रहा तो 5 आएगा नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बनेगा 10,880, जो इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ना तो भी आपका देखो, और ये 17 का मल्टीपल भी होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं इसको देखता हूँ कि 17 का मल्टीपल है क्या भैया आपका, तो आप देखोगे कि 17 पंजे पीछे 17 छिक्के 102, 17 का मल्टीपल भी है, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं। तो मेरे को पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है बेसिक मैथ्स की तो मैं इसको सीधा सीधा यहाँ से ये लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है लास्ट में एक जीरो आएगा तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों होंगे नहीं। एक जीरो में भी मैं देखूंगा कि मेरे पास 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 आने के लिए इसमें नीचे 2 का भाग दूंगा, और अगर 5 आएगा तो फिर ये जीरो नहीं आएगा। इतनी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तो आपके पास सीधा सीधा इसका बी आंसर हो जाएगा, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। और देखो भाई, अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं ऐसे क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूँ ताकि ये बनाए हुए हैं मेरे कि मैं ये चीजें अप्लाई कर सकूँ, नहीं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है भाई, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। देखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एसएससी रेलवे चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी रेलवे के अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, हर एग्जाम में इस कंसेप्ट में मतलब इसी को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के हर एग्जाम में हजारों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। पूछे गए, पूछे जाएंगे और पूछते रहेंगे, इसी को तोड़ मरोड़ के पूछ लेंगे, लेकिन इस पे आएंगे जरूर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा ही है। देखो मैं आपको इसको पहले बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद में इसकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सिर्फ एक स्टेप में डील कर सकते हैं दोस्त। देखो, एक हमें सिंपल से एक चीज तो पता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। भाई एमआरपी पर अगर मैं 20% का डिस्काउंट दे दूं तो कितने पे बेचूंगा, 80%। फिर ये मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। भाई एमआरपी पे डिस्काउंट देके बेच रहा हूँ, मेरा सेलिंग प्राइस होगा। और उस पर 25% का लाभ होता है। अगर सीपी पे आपको 125% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपका क्या होगा, एसपी होगा। क्योंकि भाई सीपी पे प्रॉफिट मिल रहा है तो ये भी आपका एसपी होगा, ये भी आपका एसपी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एसपी एसपी है तो दोनों चीजें बराबर होंगी। अगर दोनों चीजें बराबर होंगी तो आप यहाँ से बोलोगे कि एमआरपी का 80% बराबर होगा सीपी के 125% के। तो यहाँ से आप हमसे बोल दोगे कि सर जो एमआरपी और सीपी का जो रेशियो आया वो कितना है, 125:80। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आपका एमआरपी होता है वो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और जो सीपी होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो देखो लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। तो एमआरपी आपका कितना हो गया, 125। सीपी आपका कितना हुआ, डिस्काउंट हो रहा है 20% का, तो 100 में से 20 घटाओ कितना हो जाएगा, 80। सीधा सीधा ये रेशियो निकल के आ गया हमारे पास। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ये मैंने इसका बेसिक समझाया है, उसके बाद में मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि ये वाली चीज क्या होती है। एमआरपी आपका सीधा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होगा, और सीपी होगा वो 100 माइनस डिस्काउंट होगा। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। ये वाला रेशियो हमारे पास आ गया। अब हमें एक चीज पता है कि जो आगे क्वेश्चन में बोला गया, वो बोला गया यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए। क्रय मूल्य कितना है भाई, 80। 80 में हमने क्या किया, 30% की वृद्धि कर दी, मतलब इसको कितना कर दिया, 13/10। तो उससे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए अब इस पर हमें 15% का लाभ और कमाना है। अगर इस पर 15% का लाभ और कमाना है मतलब इसका कितना करना है, 23/20। ये इतनी भाई बेसिक परसेंटेज की चेंज वाली आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे। ये हमारा क्या है, ये एस पी है, मतलब इस पर हम बेचना चाह रहे हैं। तो उस अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी पड़ेगी। एमआरपी कितना था भाई, 125। तो ये जो है ये 125 का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। ठीक है। ये हम जब निकालेंगे तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, 25 चौक 100, 25×5 125, 20 चौक 80। ठीक है। तो ये हमारा बनेगा 4×13×23×4/50। हम एक काम और कर लेते हैं, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 50×2 नीचे बन जाएगा तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये हमारा बना 4×4 = 16, 16×26, 13×2 = 26, 16×26×23/100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी पूरी। 26×6 = 156। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई आपको टेबल आनी चाहिए, अगर आपको टेबल आती है तो इजीली हो जाएगा। 26×6 = 156, 26×1 = 26, 26 और 15 आपका हो गया कितना, 41। 41×23 करोगे, 23×5 = 23 के यानी 138। 23×1 = 23 और 13 आपका 36 हुआ, और 4×3 = 92, 92 और 3 आपका कितना हो गया, 95। तो 95.68 हो गया भाई। 95.68। तो आपको डिस्काउंट कितने का देना पड़ा, 4.32% का। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4.32%। अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया इस तरीके से। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है माइंड में, आपको इसका स्ट्रक्चर फिट है। इसका स्ट्रक्चर फिट होने का मतलब क्या है कि आपको पता है एक क्वेश्चन जब एक एग्जाम में आपका 1000 बार पूछा जा चुका है, तो आपके माइंड में उसका स्ट्रक्चर फिट होना चाहिए। स्ट्रक्चर फिट का मतलब है मैं क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को लग जाएगा कि जो ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एमआरपी हो गया।
क्वेश्चन पढ़ते माइंड में चलती रहनी चाहिए चीजें। या फिर आप इसको एग्जाम हॉल में कर रहे हो तो इतना सा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होगी। अब मेरे को पता है कि इसका मैं 13/10 करूंगा और इस पर मैं 15% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मतलब मैं इसका 23/20 करूंगा और ये मेरा 125 का कितना परसेंट है। मेरे को यहाँ पे जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो 95.68 आ रहा है, मतलब कितने का डिस्काउंट हुआ, 4.32% का। तो ये एक स्टेप है जिसमें आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन बहुत तरीके से तोड़ मरोड़ कर एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे भी। कई बार क्या बोल देते हैं कि भाई आपको जो यहाँ पे है इस पे और डिस्काउंट देना है, जैसे यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा किया ना, इसने बोला है कि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि दी। वो बोल दो कि जो आपका क्रय मूल्य उसमें 10% का डिस्काउंट दे दिया और जो उसका प्रॉफिट था वो 10% कम प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, मतलब पहले 25% प्रॉफिट कमाना चाह रहा था, 15% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछ ले, आपको बस 80 और 125 पे कैसे ऑपरेशन करना है वो वाली चीज ध्यान रहनी चाहिए, बस इस पे आपका कंसेप्ट रहना चाहिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो भी आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया हमारा, उसका रीजन है कि मेरे को लगता है कि आज के क्वेश्चन में शायद मैं कुछ ज्यादा चीजें बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि कुछ ज्यादा चीजें सीखने को हो। ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखो, स्पेशली रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए भाई ये बहुत बार आया हुआ है। रेलवे में एसएससी में भी 2016 के एक पेपर में आया था, उसके बाद में रीजनिंग में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। बाकी रेलवे में तो सीधा मैथ्स में क्वेश्चन आता है भाई, ये बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। आपको बोला गया कि इसको आप बाइनरी सिस्टम में चेंज करो, तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें बताऊंगा कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाते हैं। पहले होता क्या है, देखो बाइनरी सिस्टम आपका क्या होता है, 2 डिजिट का सिस्टम होता है जिसमें 0 और 1 ही होते हैं, जो आपके कंप्यूटर में काम करता है, जनरली कैलकुलेटर कंप्यूटर में जो काम करती है बाइनरी सिस्टम काम करती है। डेसिमल सिस्टम क्या होता है, जो दशमलव पद्धति होती है, जिसमें आपके 0 1 2 3 ये 4 ये 9 तक डिजिट होते हैं, तो ये डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है। अब अगर हमने कंप्यूटर को 5 6 बोला ना, तो उसको 5 6 रीड नहीं करेगा, वो उसको पहले बाइनरी में तोड़ेगा फिर रीड करेगा। तो हम यहाँ पे वही सीखने वाले हैं कि भाई इसको बाइनरी में कैसे तोड़े। देखो भाई बाइनरी में तोड़ने के लिए ये हमारा 567, ये हम इसमें देते हैं हमेशा 2 का भाग, यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर। 2 का भाग आपने इसमें दिया तो ये कितना आ गया आपका 283, 283 है, रिमाइंडर बचा 1। देन अगेन हम इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 2 4 1, कितना रिमाइंडर बचा 1। अगेन हम इसमें 2 का भाग देंगे, 1 रिमाइंडर बचेगा 70, फिर अगेन 2 का भाग देंगे, 0 रिमाइंडर बचेगा 35। इस तरीके से देते हैं। फिर अगेन 2 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, 17 दूना 34, फिर अगेन 2 का भाग दो, 1 रिमाइंडर बचेगा 8 दूनी का 16, फिर 2 का भाग दो, 0 रिमाइंडर बचेगा 4, फिर 2 का भाग दो, 2 बार जाएगा 0 रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 का भाग दो, 1 बार जाएगा 0 रिमाइंडर बचेगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें 2 2 का भाग देके ब्रेक कर लिया। अब इसको बाइनरी सिस्टम में करने के लिए हम इधर से लिखते हैं, पहले लिखेंगे 1, फिर 1 2 3, 1 2 3 0 लिखी, फिर लिखा 1, फिर अगेन 1, फिर 0, फिर 1 2 3। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 आया, फिर 1 2 3 0 आई, फिर अगेन मेरे पास 1 1 आया, फिर अगेन 0, फिर 1 2 3। तो ये हो गया हमारा इसका बाइनरी सिस्टम में चेंज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोई डेसिमल सिस्टम है उसको बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। अब मैं बताऊंगा कि ये जो आपके पास बाइनरी नंबर आ गए इसको डेसिमल में कैसे लिखो। तो देखो इसको डेसिमल में लिखने का तरीका होता है हमारे पास एक, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अच्छा 3 जीरो है भैया ना, हाँ 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 8 और ये 2 की पावर 9, और इन सबको ऐड कर देंगे। मतलब 2 की पावर 9 को 1 से गुणा करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे 0 इंटू 2 की पावर 8 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ये हमारा बाइनरी सिस्टम में चेंज हो गया। तो देखो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, जो जो जीरो हो रहे थे वो सब हमने हटा दिए। अब देखो 2 की पावर 9 आपकी कितनी होती है भाई, 2 की पावर 9 होती है आपकी 512, 512 होता है। फिर 2 की पावर 5 आपकी कितनी होती है 32, फिर 2 की पावर 4 आपकी कितनी होती है 16, फिर 2 की पावर 2 आपकी कितनी होती है 4, 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 0 तो आपको पता है 1 होती है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 का 7,
और आपके पास कितना बनेगा, एक और एक दो, तीन दो पाँच, पाँच और एक छः, छः और पाँच, 567 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें बता दी कि आप किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हो और डेसिमल को बाइनरी सिस्टम में चेंज कर सकते हो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसका हमें द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स दिस एंड दिस व्हाट इज देयर एलसीएम। तो देखो ये तो आपको जनरल सी चीज़ है कि भाई जो आपको एलसीएम निकालना है, या तो आप वो वाला लगा लो कि एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट टर्म इंटू मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो आप इनका एलसीएम निकाल लो, इजी है। इसको आप ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू में, और इसको आप ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखो एक्स माइनस थ्री तो दोनों में कॉमन है, जो हमारा एचसीएफ आ रखा है एचसीएफ क्या था, दोनों में कॉमन है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस टू, और यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस फोर। तो ये हमारा सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। या फिर आप क्या करोगे कि इनमें से जैसे x माइनस टू है तो x की वैल्यू टू रख के देखोगे क्या जीरो, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, तो इस तरीके से करते हैं। बाकी ये तो सिंपल था आपका, सीधा हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 7 नंबर। इसमें बोला है 2 वर्षों के बाद 1875 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब पहले और दूसरे वर्ष में ब्याज की दर क्रमशः 4% और 8% प्रति वर्ष है। पहले वर्ष जो इंटरेस्ट है वो 4% है, दूसरे साल वो 8% है, हमें सी आई निकालना है। तो देखो सी आई के लिए हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव, तो हम इसको ऐसे कर देंगे भाई, ये लो कितना हो गया, 8 और 4 12.32%। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम हॉल में आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधे माइंड में कैलकुलेट करो, कितना इजी, 8 और 4 12, 832, 12.32% हो गया। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमारे 1875 का 12.32% निकालना है, ये कैलकुलेशन हमें करनी है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, जो मैं अप्रोच जनरली यूज करता हूँ। ये तो देखो आपकी इजी कैलकुलेशन है, 25 चौक 100 कटा, इसमें 25 का भाग देंगे, 25 7 175, 12 5 25 5 125, ठीक है। इसको हम 4 से काटेंगे, 4 दिया 12, 4 8 32, 75 का 8 गुना कितना होता है, 15 चौकू 60, ठीक है। और 75 ना डेढ़ दो 125, 125 और 6 हो गए, सॉरी 75 ना 150, 225 और 6 231, तो यहाँ से तो आपके सीधा सीधा 231 आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। ये हमें मल्टीप्लाई करना है 1875 को 1232, ये कैलकुलेशन आ गई हमारी। अब हम क्या है, एक साथ दो डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरे को पता है कि 32 को मैं सीधा 75 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 32 को 75 से मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, देखो 75 इंटू 32 हुआ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 75 इंटू 2 इंटू 16, तो 75 दूना 150 इंटू 16 हुआ। अब मेरे को पता है मैं इसको आगे और ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 150 इंटू 2 इंटू 8, तो 150 दूना कितना हुआ, 300 इंटू 8, तो 300 इंटू 8 करना ईजी हो गया ना, सीधा सीधा 2400 हो गया मेरा। तो मैं ये वाली कैलकुलेशन मैंने बताया कि मैं किस तरीके से ब्रेक करके लिखूंगा, मैंने आपको बताया, लेकिन ये माइंड में कैसे करनी है वो बताऊंगा। देखो 32 है, 75 का 2 गुना करूंगा 150, फिर मेरे को पता है कितना हो गया, 150 इंटू 16 हुआ, लेकिन 150 इंटू 16 में मेरे को पता है फिर 15 इंटू 16 गुना करने में मेरे को मान लो दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, 150 को एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, 15 दूना 30, 3 इंटू 8, तो 8 दिया 2400 मेरा सीधा सीधा हो रहा है ये। तो मैं ये लिखूंगा नहीं कुछ भी, मैं आपको जस्ट बताया है, मैं सीधा सीधा लिखूंगा भाई 75 इंटू 32 कितना हो गया मेरा 2400, 2400 की मैंने 2 जीरो लिखी, क्यों, क्योंकि मैं एक साथ 2 डिजिट ले रहा हूँ, तो मेरा वो कितना बच गया, रिमाइंडर 24। अब मैं 18 इंटू 32 करता हूँ, मेरे को पता है 18 इंटू 32 करने में मेरे लिए अगर टफ है तो मैं क्या करूंगा, 8 इंटू 32, पहले 8 इंटू 32 कर लूंगा, फिर 1 इंटू 32 कर लूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको 8 32 का मल्टीप्लीकेशन मतलब टेबल आना आएगा तो बेहतर होगा। 32 इंटू 8 करेंगे, हमें पता है कितना होता है भाई, 32 इंटू 8 होता है 16 का स्क्वायर 256, 256 का 256 और 24 हमारा रिमाइंडर है, तो 256 और 24 कितना हो गया भाई हमारा, 256 और 24 हो गया हमारा 280, कितना बना 280, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया फिर 28, 32 से कम 32, 32 और 28 कितना हो गया 60, ठीक है भाई। अब हमने एक साथ 2 डिजिट लिए थे तो यहाँ पे 2 हमने क्रॉस लगा दिए। अब हम 12 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 75 दूना 150 और 15 छक्की 90, भाई 75 दूना 150 इंटू 6 बना ना यहाँ पे, तो 15 छक्की कितना हुआ 90, 2 डिजिट एक साथ लिए तो 900 की हमने 2 जीरो लगा दी, हमारा रिमाइंडर अभी भी कितना है 9। 12 इंटू 18 करेंगे तो आप एक एक ले लो भाई, 12 इंटू 8 कर लो, 12 इंटू 96, 96 और 9 कितना हो गया 105, 105 का 5 10 हमारा लग गया रिमाइंडर में, फिर 12 एकम 12, 12 और 10 कितना हो गया 22। अब इसको जोड़ना है हमें, 2
दो जीरो, 6 और 5 11, 22 और 23, 231 हमारा यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो बेसिक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे एक साथ दो दो टर्म्स को लेके मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। इसमें बोला गया डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है, डीजल की खपत को कितना परसेंट कम किया जाए कि वे केवल 5% तक ही बढ़े। तो देखो भाई, हमारे पहले बोला गया था कि जो डीजल है पहले 45 रुपये में 1 लीटर खरीद सकते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, 50 रुपये में 1 लीटर खरीद सकते हैं। 50 रुपये में 1 लीटर खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हुआ भाई, डीजल तो महंगा हो गया लेकिन हमारी जेब में पैसा थोड़ी ना है। वो बोल रहा है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ हमें 5% ही एक्स्ट्रा दे सकते हैं। मतलब अब हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, 45 का 21/20, बस इतना ही पैसा खर्च ज्यादा कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी बस की है नहीं। तो हमें पता है भाई 50 रुपये का कितना पेट्रोल आ रहा है, 1 लीटर। 50 रुपये की 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है, तो या तो आप इसको 50 में से घटा लो इसकी कैलकुलेशन करके, अगर नहीं घटाते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधा लिख दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 100 से क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 50 रुपये में आपके पास 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हो, तो इतने रुपए में कितने खरीद सकते हो। तो आप बोलोगे जी कि देखो भैया बात ऐसी है, यह आपका सीधा 100 से तो 100 कटा और 5 दूना नीचे बन गया 10, 21 पंजो 105, 21 चौको 84, 84 और 10 हो आपके पास 94, तो 94.5% डीजल अभी आप खरीद सकते हो। तो कितना कम खरीदा आपने, 5.5 कम खरीदा, क्योंकि भाई 54.5 आप खरीद रहे हो, तो कम कितना खरीदा, 5.5% कम खरीदा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आपको एक स्टेप में डील करना है एग्जाम में। 50 में आप 1 लीटर खरीद सकते हो, 45 का 21/20 में आप कितना खरीद सकते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आंसर हमारे परसेंटेज में पूछे हुए दोस्त। तो ये आपका एक स्टेप में हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को मान लो दूसरे तरीके से एग्जामिनर पूछ ले, दूसरा तरीका क्या होता है, वो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि डीजल की कीमत में 10% वृद्धि हो गई, डीजल की कीमत में 10% वृद्धि होगी। मतलब डीजल पहले 100 रुपये का 1 लीटर आता था मेरे दोस्त, अब 110 रुपये का 1 लीटर आता है। तो डीजल की कीमत में 10% वृद्धि होने से क्या हुआ, जो आदमी है उसकी कैपेसिटी है कि भाई वो 5 रुपये ही एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है, मतलब आदमी 105 रुपये खरीद सकता है। तो उसका जो कंजम्पशन है वो कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई अब तो 110 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है, उसकी बस की तो 105 रुपये खर्च करने की है, तो 1 लीटर पेट्रोल तो खरीद नहीं सकता वो। तो कितना कम करेगा, तो आप बोलोगे जी 110 का 1 लीटर आ रहा है, तो जितना 5 रुपए का आता था ना, क्यों, क्योंकि इसने 5 रुपए का कंजम्पशन कम कर लिया ना, इतना नहीं खरीद सकता। आप इसको सीधा सीधा यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 50/11, मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग नहीं खरीद सकता। तो जब आपको परसेंटेज में चीजें दे रखी होती हैं तो भी आप इसको इस तरीके से सीधा एक स्टेप में सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 9 नंबर। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया दी गई आकृति के अनुसार एक त्रिभुज AB से खींचा गया है, जिसमें AB और AC बराबर हैं। एंगल ACD, ये वाला एंगल आपका 130 डिग्री, अगर ये वाला एंगल 130 डिग्री तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि भाई एक्सटीरियर एंगल है इसका, अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली दोनों साइडें बराबर है। हमसे BAC पूछा गया, BAC देखो भाई, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से 50 50 100, 100 तो ये गया, तो बचा कितना, ये वाला हमारा 80 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो ये कि अगर 9 के गुणांकों का एवरेज ले रहे हैं तो आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 के गुणांकों का एवरेज का मतलब हो गया 9 18 9 30 27 9 चौक 36, इस तरीके से 9 इंटू 30, इन सब का एवरेज हमें निकालना है। तो इन सब का अगर हमें एवरेज निकालना है तो एक चीज तो क्लियर है भाई, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ये तो हमारा 7 बन रहा है, नहीं है। ये कितना है, 8 और 1 9, 5 और 3 8, ये भी नहीं है। ये कितना है, 9 5, हाँ ये 9 का मल्टीपल है, ये है क्या, 5 और 4 9, 3 और 1 4, ये भी नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है सी, जो 9 का मल्टीपल। हम तो सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास जब भी कोई सीरीज एपी में दे रखी हो, एपी मतलब समांतर श्रेणी में, जिनका डिफरेंस सेम हो, अगर डिफरेंस सेम होता है तो उनका जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखना भाई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 9 इंटू 1, लास्ट टर्म हमारी कितनी है, 9 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, तो हमारा यहाँ से भी 139.5 आ जाएगा। तो
ये दोनों चीज़ें आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देखो भाई, मैं आशा करता हूँ कि मैंने बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपने कुछ लर्निंग्स ली हैं तो प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई करें कि उन चीज़ों को आप एग्जीक्यूशन करें, जो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन में बताता हूँ कि भाई जो मैं यहाँ पे जो भी बताता हूँ उनको आप एग्जीक्यूशन में लाया करो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।